हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है संश्लेषणात्मक विधि सिंथेटिक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम सिंथेटिक मेथड का प्रयोग करके छात्रों को बेहतर तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सिखा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है, ये विधि विश्लेषणात्मक विधि की विपरीत एवं पूरक होती है। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा ज्ञात की गई साध्य की उत्पत्ति या किसी समस्या के हल को संश्लेषणात्मक विधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्लेषणात्मक विधि होती है, एनालिटिकल मेथड, सिंथेटिक मेथड यानी कि संश्लेषणात्मक विधि की पूरक होती है। दोनों ही विधि एक दूसरे के अपोजिट है। अगर किसी समस्या का समाधान किया जाता है तो संश्लेषणात्मक विधि में उस विधि को प्रस्तुत किया जाता है, उस समस्या के हल को सामने प्रस्तुत किया जाता है आसानी से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस कर, अधिकांश पाठ्य पुस्तकें संश्लेषणात्मक विधि द्वारा लिखी गई है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करते हैं और अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो सारी सिंथेटिक मेथड संश्लेषण विधि के द्वारा ही लिखी गई है। इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले से हमें जो नॉलेज होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं और जो हम अपने अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन को निकालते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रेखागणित के साध्यों में इस विधि द्वारा ज्ञात तथ्यों को आधार मानकर अज्ञात निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। अनुमान के आधार पर साध्य में रचना कर उसे सिद्ध किया जाता है। इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता। इस विधि में तर्क इस प्रकार होता है। कहने का तात्पर्य कि जो मैथमेटिक्स में रेखागणित में जो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं वो सारी ही कंक्लूजन को हम संश्लेषण विधि के द्वारा अच्छे से किसी भी तर्क और निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस विधि में ज्ञात बातों की सहायता से अज्ञात तथ्यों या संबंधों का पता लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि इस सिंथेटिक मेथड के द्वारा हम जो भी हमें चीजें की नॉलेज होती है उसकी सहायता से जो हमें चीजें नहीं आती, तथ्यों के बारे में अच्छे से संबंध भी हम रिलेशन स्थापित कर सकते हैं और उसकी थ्योरम के बारे में पता भी लगा सकते हैं, उसकी रचना सही प्रकार से कर सकते हैं, उसके तर्क को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में प्रक्रिया इससे उल्टी होती है, यानी कि जो संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि दोनों ही अपोजिट होती है, उल्टी होती है। इस विधि से समस्या का हल या साध्य को उत्पत्ति एवं निष्कर्ष जो पहले से ही ज्ञात होता है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो विश्लेषणात्मक विधि और जो संश्लेषण विधि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होती है। विश्लेषणात्मक विधि में हम किसी भी निष्कर्ष को हम छोटे छोटे भागों में करके किसी भी समस्या का हम समाधान करते हैं और सिंथेटिक मेथड यानी कि संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यामिति की पुस्तकों में विभिन्न साध्य को सिद्ध करने के लिए विशेष प्रकार की रचनाओं की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस विधि से स्पष्ट नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य अगर हम ज्योमेट्री के अंदर किसी भी थ्योरम्स के बारे में अगर सिद्ध करना चाहते हैं कि इसका आंसर कंक्लूजन और इसकी रचना इस प्रकार से हुई है तो संश्लेषण विधि के द्वारा हम आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते। और अगले पॉइंट्स में कहा कि साध्य को सिद्ध करने में सहायता भी मिलती है, इसलिए वे उपयुक्त मानी जाती है। विद्यार्थियों को उन्हें रटना पड़ता है और एक बार भूल जाने पर तर्क द्वारा उनका पुनः निर्माण संभव नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य कि जो हम थ्योरम को सिद्ध करते हैं उसमें तो सहायता मिलती है, मगर जो विद्यार्थी के अंदर ज्यादा रटना पड़ता है, अगर उन्होंने एक बार किसी भी स्टेप को भूल गए तो उन्हें दोबारा पढ़ना पड़ता है, कंक्लूजन को निकालना पड़ता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। संश्लेषणात्मक विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। संश्लेषणात्मक विधि यानी सिंथेटिक मेथड के अंदर जो कि हमारे को नॉलेज होती है उससे अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि चीजों को दिए हुए आधार पर उसके आगे के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। संश्लेषणात्मक विधि की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे का इस साध्य को सिद्ध करने के लिए अतः निर्णय का हल ढूंढने के लिए क्यों कोई रचना की गई है, इसका आभास तभी मिलता है जब हम चिंतन से संश्लेषणात्मक विधि से बोधगम्य होते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर हम किसी भी थ्योरम को सिद्ध करना चाहते हैं कि इसका आंसर और इसकी रचना किस प्रकार से हुई है तो उसके लिए हमें पहले चिंतन करना होगा, उसके बाद ही हम जो सिंथेटिक मेथड के द्वारा उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रचना को समझ सकते हैं आसानी से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं किसी नवीन समस्या का हल अथवा साध्य की रचना व उत्पत्ति खोज कर सकता है। इस विधि में हल या उत्पत्ति को रटने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जो संश्लेषणात्मक विधि है किसी भी नई समस्या का हल और थ्योरम की रचना हम आसानी से कर सकते हैं और इस विधि यानी संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा हम जो रटने की प्रवृत्ति होती है उसे भी कम किया जा सकता है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस विधि से विद्यार्थी में अन्वेषण करने की क्षमता और आत्मनिर्भर की भावना का उदय होता है। संश्लेषणात्मक विधि सिंथेटिक मेथड के द्वारा जो लर्नर यानी किसी भी समस्या
समस्या को समाधान करते हैं और वो स्वयं आत्मनिर्भर की भावना भी विकसित होती है कि उन्होंने इस क्वेश्चन, इस समस्या का समाधान उन्होंने खुद किया। और सीखने की जो प्रवृत्ति छात्र में वो भी विकसित होती है और छात्रों का जो ज्ञान है वो हमेशा स्थायी रहता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस विधि द्वारा बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास भी आसानी से हो पाता है और तथा समस्या का विश्लेषणात्मक करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है कि संश्लेषणात्मक विधि के द्वारा छात्र में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति का अच्छे ढंग से विकास हो पाता है और किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनमें कौशल भी विकसित हो पाते हैं अच्छे ढंग से। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने की क्षमता भी छात्रों में विकसित हो पाती है आसानी से। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, परमानेंट होता है, लंबे समय तक रहता है। कुछ भी काम करने का अंदर से मोटिवेशन होता है छात्रों में। बालक नवीन ज्ञान के लिए जिज्ञासु रहता है, हमेशा किसी भी कार्य के लिए बालक स्वयं ही तत्पर रहता है इस विधि के द्वारा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड का प्रयोग करके किस प्रकार हम छात्रों को आसानी से रुचिपूर्ण तरीके से सिखा सकते हैं सही ढंग से। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए।